Students, how are you all? I hope you are fine. And now we are taking lesson number 6 on reading in relation to literature. In this chapter, we'll see that what kind of experience and what knowledge we should have to read a literature. कि literature को पढ़ने के लिए क्या knowledge और क्या experience होना चाहिए and we are able to read literature very well. We'll see. And the difference between reading and study also is there and what kind of book is a great. हर प्रकार के बारे में इसमें बताया गया है कि हालांकि जो चैप्टर है वो फैक्ट को ज़्यादा बता रहा है, ठीक है, बोरिंग टाइप चैप्टर है लेकिन काफ़ी अच्छा चैप्टर है नॉलेज के हिसाब से। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और अब हम ले रहे हैं इस चैप्टर को। जो फर्स्ट लाइन वो क्या है, वेरी फ्यू पीपल नो हाउ टू रीड। कि फर्स्ट लाइन में इसने क्या कह दिया, कमेंट कर दिया सभी लोगों के ऊपर, कह रहा है कि वेरी फ्यू पर्सन्स, कि बहुत कम व्यक्ति है, बहुत कम ना के बराबर व्यक्ति है जो जानते हैं कि रीड कैसे किया जाए। कि कहता है कि बहुत कम लोग हैं जिन्हें सही ढंग से रीड करना आता है, बाकी लोगों को रीड नहीं करना आता है। ये कह रहा है कि बहुत कम लोग हैं जिन्हें सही ढंग से रीड करना आता है। Considerably experience with literature is needed before test and discrimination can possibly be acquired। कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि कंसिडरेबल एक्सपीरियंस, कि विचारणीय अनुभव लिटरेचर का होना चाहिए, वो आवश्यक है किसी भी टेस्ट और डिस्क्रिमिनेशन से पहले। कि आप किसी भी टेस्ट का मतलब आप में किस प्रकार के बुक पढ़ने की रुचि है, या आप किसी बुक में भेद कर रहे हो कि ये बुक अच्छी है ये नहीं है। तो अपनी रुचि और इंटरेस्ट के हिसाब से बुक लेने से पहले लिटरेचर की, उससे पहले आपको बुक पढ़ने का अनुभव होना चाहिए, कंसिडरेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए लिटरेचर के साथ में। टेस्ट और डिस्क्रिमिनेशन तो बात की बात है। कैन पॉसिबली बी अक्योर्ड, जो संभवतः अक्योर किया जा सकता है। विदाउट दीज इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लर्न हाउ टू रीड, और इनके बिना ये लगभग इम्पॉसिबल है लर्न करना कि कैसे रीड किया जाए। मतलब कि हमारे पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए लिटरेचर का, तभी जाकर हम रीड कर सकते हैं, नहीं तो हम रीड नहीं कर सकते। आई से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, मैं तो कहूँगा लगभग असंभव है। सिंस देर आर सम रेयर मैन who, through a kind of inherited literary instinct, are able to read very well even before reaching the age of 25 years। कि देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि कह रहे हैं कि मैं तो कहूँगा ये असंभव है लोगों के लिए लिटरेचर पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ सिंस देर आर सम रेयर मैन, कुछ रेयर मैन ही हैं, कुछ दुर्लभ व्यक्ति है जो थ्रू अ काइंड ऑफ इनहेरिटेड, इनहेरिटेड का मतलब जन्मजात, ठीक है, लिटरेरी का मतलब साहित्यिक, और इंस्टिंक्ट का मतलब प्रवृत्ति, मतलब कि जिनके अंदर जन्मजात साहित्यिक प्रवृत्ति है वही व्यक्ति सक्षम है पढ़ने में सही ढंग से, इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स। मतलब कि 25 की उम्र पहुंचने से पहले अगर कोई व्यक्ति सही ढंग से पढ़ना सीख जाए तो इसका ये कहने का अर्थ है कि वो व्यक्ति गिफ्टेड होता है, गॉड गिफ्टेड व्यक्ति होता है, और उसके अंदर ये नेचुरल टैलेंट होता है पढ़ने का। मतलब भगवान ने उसको जन्म से वो टैलेंट देकर भेजा है कि वो 25 की उम्र पहुंचने से पहले ही अच्छी तरह से लिटरेचर को पढ़ने लगता है। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो 25 की उम्र से पहले ही पढ़ने लग जाए, और जो पढ़ने लग जाते हैं 25 की उम्र से पहले वो किसकी वजह से पढ़ते हैं, अ काइंड ऑफ इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिंक्ट, ये उनके अंदर खूबी होती है। अ काइंड ऑफ इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिंक्ट की वजह से वो 25 की उम्र पहुंचने से पहले ही सही ढंग से पढ़ने लग जाते हैं। वो भी बहुत कम लोग होते हैं। बट दीज आर ग्रेट एक्सेप्शंस, लेकिन ये तो बहुत बड़ा अपवाद है, एक्सेप्शंस है। एंड आई एम स्पीकिंग ऑफ द एवरेज, लेकिन मैं तो एवरेज लोगों की बात कर रहा हूँ। फॉर टू रीड द कैरेक्टर्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द टेक्स्ट डज नॉट मीन रीडिंग इन ट्रू सेंस। कि क्या करें कि रीड करना, वो भी कैरेक्टर्स को, अक्षरों को, कैरेक्टर्स ऑफ लेटर्स, मतलब लेटर्स के कैरेक्टर्स को आप रीड कर रहे हो किसी बुक के, इसका मतलब रीडिंग नहीं है वास्तविक अर्थों में, ट्रू सेंस के अंदर। यू विल ऑफन फाइंड यूर सेल्फ रीडिंग वर्ड्स और कैरेक्टर्स ऑटोमेटिकली, आप भी अक्सर पाते हो अपने आप को पढ़ते हुए शब्दों को और कैरेक्टर्स को स्वतः ही। कि आपने भी देखा होगा आप स्वतः ही किसी न किसी वर्ड या लेटर को स्वतः ही पढ़ते हुए पाते हो, ठीक है, ऑटोमेटिकली। मतलब आपका सिर्फ वर्ड्स के ऊपर ध्यान होना चाहिए, आप उसको स्वतः ही पढ़ लोगे, ये कह रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको आ गया वो पढ़ना। इवन प्रोनाउंसिंग देम क्वाइट करेक्टली, यहाँ तक कि आप उनको प्रोनाउंस करोगे, उच्चारण करोगे बिल्कुल सही, while your mind are occupied with a totally different subject, जबकि आपका जो मस्तिष्क है वो ऑक्यूपाइड होगा, बिजी होगा
बिल्कुल अलग प्रकार के सब्जेक्ट के ऊपर, मतलब कि अलग प्रकार के सब्जेक्ट के ऊपर बिजी होने के बाद भी आप कैरेक्टर्स को, जो वर्ड्स है टेक्स्ट के, उनको सही ढंग से पढ़ सकते हो। ठीक है, वो ये कह रहा है, दूसरी जगह ध्यान होने के बावजूद भी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमको रीडिंग आ गई। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, दिस मैकेनिज्म, ये जो मैकेनिज्म है, दिस मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग बिकम्स ऑल टुगेदर ऑटोमेटिक एट एन अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ। दिस मैकेनिज्म, ये जो मैकेनिज्म है, ये जो तरीका है रीडिंग करने का, पढ़ने का, वो पूर्णतः ऑटोमेटिक है, स्वतः ही है। शुरुआती समय से, जीवन का जो शुरुआती समय है, जो अर्ली पीरियड है लाइफ का, वहीं से ये स्टार्ट हो जाता है और स्वतः ही हो जाता है। एंड कैन बी परफॉर्म्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ अटेंशन, और इसको परफॉर्म किया जा सकता है बिना ध्यान के भी, बिना अटेंशन के भी। मतलब ये जो रीडिंग है, जो मैं अभी बात कर रहा हूँ कि जब आप बिना ध्यान के ही और बिना ध्यान उस पर दिए हुए आपका जो मस्तिष्क से दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर व्यस्त है, उसके बावजूद भी आप वर्ड्स को सही ढंग से पढ़ रहे हो, तो ये वाली जो आदत है ये तो हमारी शुरुआत के समय से ही बन जाती है, और बिना ध्यान दिए हुए हम उसको पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसी आदत हमको नहीं बनानी चाहिए। नीदर कैन आई कॉल इट रीडिंग टू extract the narrative portion of a text from the rest simply from one's personal amusement। कि क्या है, नीदर कैन आई कॉल इट रीडिंग, ना तो मैं इसे रीडिंग कहूँगा कि एक नैरेटिव पोर्शन का जो कहने का मतलब कोई एक्सट्रैक्ट है एक नैरेटिव पोर्शन का, उसको आप रीड करो, उसकी रीडिंग भी नहीं कहूँगा सिंपली वर्ड्स के अंदर, और फॉर वन पर्सनल अम्यूज़मेंट। और जो ये हो रहा है व्यक्तिगत जो अम्यूज़मेंट है, आनंद है। अम्यूज़मेंट का वर्ड ध्यान रखना, मीनिंग क्या है, अम्यूज़मेंट बार बार आएगा। अम्यूज़मेंट का जो मीनिंग है वो है मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट, अम्यूज़मेंट मीन्स कि क्या करें, नीदर कैन आई कॉल इट रीडिंग टू एक्सट्रैक्ट द नैरेटिव पोर्शन ऑफ अ टेक्स्ट फ्रॉम द रेस्ट सिंपली फॉर वन पर्सनल अम्यूज़मेंट। कि आप व्यक्तिगत मनोरंजन के लिए भी अगर किसी एक्सट्रैक्ट को, बुक के किसी एक्सट्रैक्ट को पढ़ रहे हो, तो भी मैं इसको रीडिंग नहीं कहूँगा। और इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, टू रीड अ बुक फॉर द स्टोरी, या किसी बुक को आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हो, स्टोरी के लिए पढ़ रहे हो, तो भी मैं उसको रीडिंग नहीं कहूँगा। सिर्फ आप मनोरंजन के लिए पढ़ रहे हो तो मैं उसे रीडिंग नहीं कहूँगा। येट मोस्ट ऑफ द रीडिंग दैट इज़ डन इन द वर्ल्ड इज़ डन एग्जैक्टली दिस वे। कि क्या कह रहे, अधिकतर जो रीडिंग है जो होती है इस वर्ल्ड के अंदर, वो इसी प्रकार से होती है, मतलब सभी लोग इसी प्रकार से रीडिंग करते हैं। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बुक्स आर बॉट एवरी ईयर, एवरी मंथ, आई माइट इवन से एवरी डे। कि क्या करें, हजारों हजारों जो बुक्स है वो खरीदी जाती है प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक महीने, मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि प्रत्येक दिन, बाय पीपल हु डू नॉट रीड एट ऑल, उन लोगों के द्वारा भी जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। दे ओनली थिंक दैट दे रीड, वो सिर्फ सोचते हैं कि वो रीड करते हैं, वो लोग भी बुक्स को परचेज करते हैं। दे बाय बुक्स जस्ट टू अम्यूज़ देमसेल्फ, वो बुक को बाय कर लेते हैं ताकि वो अपने आप को अम्यूज़ कर पाए, अपने आप को आनंदित कर पाए। टू किल द टाइम, टाइम को किल करने के लिए, एज दे कॉल इट, जैसे कि वो इसे कहते भी हैं। इन वन आवर और टू देयर आईज हैव पास्ड ओवर ऑल द पेजेस एंड देयर इज अ लेफ्ट इन देयर, सॉरी, अब देख लेते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सब कुछ मिक्स में मैच हो रहा है यहाँ पे। तो I might even say every day by people who do not read at all. They think only that they read. They buy books just to amuse themselves. कि वो बाय करते हैं बुक्स को किस लिए, ताकि वो अम्यूज़ कर पाए अपने आप को, अपने आप को मनोरंजन दे पाए, इसलिए वो बुक्स को खरीदते हैं। स्पेशली टू किल द टाइम, समय को बर्बाद करने के लिए। एज दे कॉल इट, जैसा कि वो कहते भी है। इन वन आवर और टू देयर आइज हैव पास्ड ओवर ऑल द पेजेस, मतलब 1 या 2 घंटे के अंदर उनकी जो आइज़ है वो गुजर चुकी होती है सभी पेजेस से, मतलब 1 या 2 घंटे में पूरी जो बुक्स है वो पढ़ लेते हैं। एंड देयर इज़ अ लेफ्ट इन देयर माइंड अ वैग्यू आइडिया और टू अबाउट व्हाट दे हैव बीन लुकिंग एट। और जब वो पूरे पेजेस को पढ़ते हैं तो फिर उनके माइंड में जो बचता है ना, वो एक वैग्यू आइडिया बचता है, मतलब पूरी किताब पढ़ने के बावजूद भी उनका जो विचार होता है वो अस्पष्ट विचार होता है। वैग्यू का मतलब क्लियर आइडिया नहीं होता है कि उन्होंने क्या पढ़ा है, उसमें क्या है, उसका क्लियर आइडिया उनको नहीं हो पाता है, स्पष्ट विचार नहीं हो पाता है। वैग्यू आइडिया रहता है, स्पष्ट विचार रहता है। और टू, या फिर विचार बनते तो एक विचार नहीं, उस बुक को वो लेकर वो 2 या 3 विचार अपने रखते हैं जिस चीज़ को वो देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं। एंड दिस दे रियली
दे रियली बिलीव इज रीडिंग, और उसको ये रीडिंग मानते हैं, इसको रीडिंग समझते हैं, वो बिलीव करते हैं कि यही रीडिंग है। नथिंग इज़ मोर कॉमन देन टू बी आस्क्ड, कोई भी चीज़ ज़्यादा सामान्य नहीं है पूछे जाने की तुलना में, मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किए जाते हैं, इससे ज़्यादा कॉमन चीज़ कोई सी नहीं है। हैव यू रेड सच ए बुक, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा क्या आपने ऐसी किताब पढ़ी, और टू हियर समबडी से, या कहते हुए सुना होगा आपने आई हैव रेड सच एंड सच बुक्स, कि मैंने ऐसी ऐसी किताब पढ़ी है। बट दीज पर्सनस डू नॉट स्पीक सीरियसली, लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये सीरियसली गंभीरता से नहीं बोल रहे होते हैं। आउट ऑफ थाउजेंड पर्सन हु से, मतलब हजारों व्यक्तियों में से कितने हैं जो ये कहते हैं आई हैव रेड दिस, कि मैंने इसको पढ़ा है, और आई हैव रेड दैट, कि मैंने वो भी पढ़ा है। देयर इज़ नो वन, देयर इज़ नॉट वन, कि एक भी नहीं है शायद, हु इज़ एबल टू एक्सप्रेस, जो एबल हो एक्सप्रेस करने में, सॉरी यस, कि क्या करें, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या करें, कि हु इज़ एबल, जो कि एबल हो एक्सप्रेस करने में कोई भी ओपिनियन, कोई भी राय, वर्थ हियरिंग, जो सुनने योग्य हो, अबाउट वॉट ही हैज़ बीन रीडिंग, उस चीज़ को लेकर जिसको वो पढ़ रहे हैं। मैनी अ टाइम, मतलब कई बार, बहुत बार, आई हियर स्टूडेंट से, मैंने सुना स्टूडेंट को कहते हुए, डेट दे हैव रेड सर्टेन बुक्स, कि उन्होंने भी निश्चित किताबें पढ़ी हैं। बट इफ़ आई आस्क देम, लेकिन अगर मैं उनसे आस्क करता हूँ, पूछता हूँ, सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग द बुक्स, उन मतलब क्वेश्चंस बुक से रिगार्डिंग, आई फाइंड, मुझे पता चलता है डेट दे आर नॉट एबल टू मेक एनी आंसर, कि वो एबल ही नहीं है, सक्षम ही नहीं है किसी भी प्रकार का जवाब देने में, आंसर देने में। और एट बेस्ट दे विल ओनली रिपीट समथिंग दैट समबडी एल्स हैज़ सेड अबाउट व्हाट दे थिंक दैट दे हैव बीन रीडिंग। क्या आगे देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि इफ़ आई फाइंड दैट दे आर नॉट एबल टू मेक एनी आंसर, कि वो एबल नहीं किसी भी प्रकार का जवाब देने में। और सबसे बड़ी बात एट बेस्ट, और आखिरकार जो सर्वोत्तम चीज़ वो करते हैं वो क्या है, दे विल ओनली रिपीट समथिंग, कि वो रिपीट कर देंगे किसी चीज़ को, दोहरा देंगे किसी चीज़ को, दैट समबडी एल्स हैज़ सेड, जो किसी और ने उनसे कही है, अबाउट व्हाट दे थिंक, जिसके बारे में वो सोचते हैं, एंड दे हैव बीन रीडिंग, या जो वो पढ़ रहे होते हैं। बट दिस इज़ नॉट पर्टिकुलर टू स्टूडेंट्स, ये सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं है, ये विशेष बात सिर्फ स्टूडेंट से जुड़ी हो, ऐसा नहीं है। इट इज़ ऑल कंट्रीज़ द वे द ग्रेट पब्लिक डिवोर बुक्स, कि मतलब ये सभी कंट्रियों में जिस प्रकार से ये जो ग्रेट पब्लिक है, जो महान पब्लिक, इतने सारे जो लोग हैं, ये बुक्स को इसी प्रकार से डिवोर करते हैं, इसी प्रकार से निगलते हैं, इसी प्रकार से रीड आउट करते हैं। तो डिवोर मीन्स निगलना। आई वुड से दैट द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेट क्रिटिक एंड द कॉमन पर्सन इज चीफली, कि क्या करें, कि मैं ये कहूँगा कि जो डिफरेंस है, जो अंतर है एक महान क्रिटिक के बीच में, आलोचक के बीच में, और एक सामान्य व्यक्ति के अंदर, मुख्यतः वो यह है दैट द ग्रेट क्रिटिक नोज, कि जो महान आलोचक है वो जानता है हाउ टू रीड, कि जो महान आलोचक है वो क्या जानता है कि कैसे किताब को पढ़ा जाए, एंड दैट द कॉमन पर्सन डज नॉट, जबकि जो कॉमन पर्सन है वो नहीं जानता। नो मैन इज़ रियली एबल टू रीड अ बुक हु इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस एन ओरिजिनल ओपिनियन, कि क्या है, कोई भी व्यक्ति वास्तविक रूप से एबल नहीं है, सक्षम नहीं है रीड करने में एक बुक को, हु इज़ नॉट एबल, जो कि सक्षम ना हो व्यक्त करने में, बताने में अपनी खुद की वास्तविक ओपिनियन, राय, रिगार्डिंग द कंटेंट्स ऑफ द बुक, किसे लेकर, उस बुक के कंटेंट से लेकर, सामग्री से लेकर, विषय वस्तु से लेकर। अगर कोई व्यक्ति किसी किताब को पढ़ रहा है, उसकी विषय वस्तु को लेकर उसकी कोई ओपिनियन नहीं बन रही है, वो कोई राय नहीं दे पा रहा है कि इस किताब में है क्या, तो उसके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, वो सही ढंग से उसको नहीं पढ़ रहा है। ये यहाँ पे जो पॉइंट है वो कहना चाहता है। ये पैराग्राफ 4 ले लेते हैं, फिर हमारा पेज कंप्लीट हो जाएगा ये। ओके, तो नो डाउट you will think that this statement of the case confuse reading with study। कोई डाउट नहीं, आप सोचोगे कि ये जो स्टेटमेंट है इस केस में ये कंफ्यूज कर रहा है कि फिर रीडिंग और स्टडी में क्या अंतर है। ये बार बार जो बात बता रहे ऊपर से, तो वो तो स्टडी से रिलेटेड है, इसमें रीडिंग की बात कहाँ से आ गई। यू माइट से, आप शायद कहोगे, व्हेन वी रीड हिस्ट्री और फिलोसफी और साइंस, की जब हम हिस्ट्री की या फिर फिलोसफी या साइंस की किताब पढ़ते हैं, हिस्ट्री यानी इतिहास, फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र, और साइंस यानी विज्ञान, कि जब हम फिलोसफी, हिस्ट्री और साइंस की किताब पढ़ते हैं, देन वी डू रीड वेरी थ्रूली, हम रीड करते हैं बड़े ध्यान से, थ्रूली का मतलब पूरी तरह से, थ्रूली का मतलब अच्छी तरह से, स्टडिंग ऑल द मीनिंग, स्टडी का मतलब अध्ययन करते हुए सभी अर्थों का, एंड बेयरिंग ऑफ द टेक्स्ट,
और शब्दों का भाव का मतलब शब्द क्या कहना चाहते हैं, उसका क्या अर्थ है, उनका स्टडी करते हुए धीरे धीरे बड़े आराम से और उसके बारे में सोचते हुए क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं। तो ये कह रहा है कि स्टडी हार्ड स्टडी क्या कहते हैं, दिस इज है हार्ड स्टडी, कि ये एक हार्ड स्टडी। तो वापस बता रहा हूँ मैं क्या कह रहे हैं कि व्हेन वी डू रीड वेरी थ्रूली, कि मतलब थ्रूली का मतलब एक एक अक्षर को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि अच्छी तरह से पढ़ना, स्टडिंग ऑल द मीनिंग एंड बियरिंग ऑफ द टेक्स्ट, शब्दों में क्या भाव छिपा है और उसका क्या अर्थ है, उसको स्टडी करते हुए धीरे धीरे सोचते हुए उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसे हम हार्ड स्टडी कहते हैं। बट व्हेन वी रीड अ स्टोरी और अ पोएम आउट ऑफ अ क्लास आर्ट्स, लेकिन जब हम स्टोरी पढ़ते हैं या पोएम पढ़ते हैं क्लास आर्ट्स के अलावा, मतलब क्लास के टाइम नहीं, वैसे फ्री टाइम में जब हम इनको पढ़ते हैं, वी रीड फॉर अम्यूज़मेंट, तो हम इनको सिर्फ मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं स्टोरी को और पोएम को। अम्यूज़मेंट एंड स्टडी आर टू डिफरेंट थिंग्स, की क्या कह रहे हैं, मनोरंजन और अध्ययन दोनों अलग अलग चीज़ है। आई एम नॉट श्योर दैट यू ऑल थिंक दिस, मैं श्योर नहीं हूँ कि आप सभी यही सोचते होंगे, बट यंग मैन जनरली डू थिंक सो, लेकिन जो छोटे व्यक्ति, जो यंग मैन है, जो जवान व्यक्ति, वो इसी प्रकार का सोचते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जहाँ तक तथ्य की बात है, एवरी बुक वर्थ रीडिंग और टू बी रेड इन प्रिसाइजली द सेम वे दैट अ साइंटिफिक बुक इज़ रेड, कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अगर तथ्यों की बात करते हो, हर किताब जो पढ़ने योग्य है, वर्थ रीडिंग है और टू बी रेड, उसे पढ़ा जाना चाहिए इन प्रिसाइजली द सेम वे, स्पष्ट रूप से उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक विज्ञान की किताब को रीड किया जाता है, नॉट सिंपली फॉर अम्यूजमेंट, ना सिर्फ मनोरंजन के लिए। एंड एवरी बुक वर्थ रीडिंग, हर किताब जो वर्थ रीडिंग है, पढ़ने योग्य है, हर किताब जो पढ़ने योग्य है, शुड हैव द सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू, उसमें होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, सेम अमाउंट, ठीक है। तो शुड हैव द सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू इन इट, उसमें समान राशि में क्या होगा, वैल्यू होगा, गुण होगा, जैसा कि एक साइंस की किताब में होता है। दाउ द वैल्यू मे बी ऑफ अ टोटली डिफरेंट काइंड, हाँ ये माना जा सकता है कि जो वैल्यू है, जो गुण है दोनों किताबों के, वो डिफरेंट हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। फॉर आफ्टर ऑल, आखिरकार, अ गुड बुक ऑफ फिक्शन, रोमांस, पोइट्री इज ए साइंटिफिक वर्क, कि क्या कह रहे हैं कि जो अच्छी किताब है, चाहे वो स्टोरीज़ की हो, काल्पनिक स्टोरीज़ की हो, चाहे वो रोमांस की हो, जो मतलब प्रेम प्रसंग के बारे में या पोएम के बारे में, वो भी एक साइंस का ही कार्य है, साइंटिफिक वर्क ही है वो भी। इट हैज़ बीन कंपोज अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ मोर देन वन साइज, क्योंकि इसकी रचना की गई है किसके अनुसार, जो सर्वोत्तम प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, एक से ज़्यादा साइंस के इसमें लगे हुए, एक से ज़्यादा साइंस के जो सिद्धांत है वो इनके अंदर लगे हुए होते हैं। बट स्पेशली अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेट साइंस, लेकिन अगर मैं विशेषकर बात करूँ उन सिद्धांतों की जो ग्रेट साइंस के हैं, जीवन की जो ग्रेट साइंस है उसके बारे में, द नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, और जो स्टोरी और पोएम में जो छिपा होता है वो किसके बारे में छिपा होता है, मानव जो व्यवहार है, मानव जो प्रवृत्ति है, उसकी जानकारी छिपी हुई होती है स्टोरी और पोएम में। क्या हम आप देखते हैं कि जो पोएम है, जो स्टोरी है, उसके थ्रू ये बताने की कोशिश की जाती है कि व्यक्ति का जो नेचर है वो किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से वो कंडीशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो उसमें भी साइंस इन्वॉल्व है, वो सिर्फ हम मनोरंजन के लिए ना पढ़े, हम सीखने के लिए पढ़ें, ये कवि का ऑथर का कहना है। तो ये हमने जो फर्स्ट पार्ट है कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट पार्ट में जो रिमेनिंग चैप्टर बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे हम। तो गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।